पीछे एक चैप्टर में से कोई क्वेश्चन हो तो उसको आज आखिर में देख लीजिएगा, अगर आप लोगों ने कोई वीडियो लेक्चर देखा हो एंड इफ यू स्टिल हैव क्वेश्चंस इन इट तो प्लीज आस्क मी, छोड़िएगा नहीं। अगर ऐसा करना है कि कोई एक्स्ट्रा टाइम चाहिए जिसमें कुछ क्वेश्चन आंसर करने हैं, वो भी अरेंज कर लेंगे। दिस इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। तो अभी फिलहाल लेट्स स्टार्ट, हम अपने चैप्टर 4 शुरू कर रहे हैं। व्हाट इज अ मोमेंट? मोमेंट आप लोगों ने फिजिक्स वगैरह में मोमेंट वैसे तो पढ़ा हुआ है ना, यू हैव अ आइडिया कि मोमेंट होता क्या, राइट? तो बोल दो प्लीज। जी सर, खराब है हम लोग पढ़ने में। पढ़ा मोमेंट्स का आइडिया तो है ना आप लोगों को, ठीक है। तो बेसिकली शुरू का जो पार्ट है ना, वो आप लोगों के लिए सिर्फ एक रिविजन ही होगा शुरू शुरू में, बस उसके बाद जब हम वेक्टर फॉर्मुलेशन में जाएंगे और जहाँ पे हम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सॉल्व केसेस सॉल्व करेंगे, वहाँ पे न्यू कॉन्सेप्ट आएंगे। बट दिस moment of a force is basically the tendency of a force to rotate ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब भी आप किसी फोर्स को किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं, इट इज पॉसिबल दैट द फोर्स विल ट्राई टू रोटेट द बॉडी। इट इज पॉसिबल कि फोर्स डज नॉट ट्राई टू रोटेट द बॉडी, ठीक है। एंड इट डिपेंड्स कि फोर्स किस तरीके से अप्लाई होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे केस ए और केस बी शोन है। इसमें से केस ए इज ट्राइंग टू रोटेट द रेंच, ठीक है। केस बी, केस सी एक्चुअली बुक से मैंने उठाया हुआ है, केस सी इज नॉट ट्राइंग टू डू दैट। क्यों? तो केस सी में और केस ए में फर्क क्या है? जिस पॉइंट के गिर्द आप मोमेंट कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस पॉइंट से फोर्स की जो पोजीशन वेक्टर फॉर्म हो रहा है, अगर वो पैरेलल बन जाए टू द फोर्स इटसेल्फ, तो अगर मैं आर फॉर्म करूं इधर, इफ आई ट्राई टू ड्रॉ, लेट्स से कि दिस इज पॉइंट ए, तो अगर मैं आर ए रिलेटिव ओ ड्रॉ करूं, तो आर ए रिलेटिव टू आर ए रिलेटिव टू ओ इज पैरेलल टू एफ। if they are parallel to f, the force will not have a moment about point o, ठीक है। ये वाला एक पॉइंट है बस कि कौन सी फोर्स मोमेंट प्रोड्यूस कर सकती है, कौन सी नहीं कर सकती। अगर फोर्स पैरेलल नहीं है, थोड़े से भी एंगल के ऊपर है, तो वो मोमेंट प्रोड्यूस करेगी। वो मोमेंट कम भी हो सकता है, वो मोमेंट ज्यादा भी हो सकता है, बट मोमेंट होगा जरूर। बेसिक फॉर्मूला जो है स्केलर क्वांटिटी में, आप मोमेंट को किस तरीके से देखते हैं, we define it as force times the perpendicular distance, and you must have seen this before, ठीक है। आपके पास कोई भी फोर्स होगी, उस फोर्स का अपने एक्सिस से, जो आपका जेड एक्सिस ओ से पास हो रहा है, उससे जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है, उसको आपने डिस्टेंस को मेजर करना है। द डिस्टेंस हियर वी आर टेकिंग इट एज डी, तो द मोमेंट बिकम्स एफ टाइम्स डी। बहुत ही फंडामेंटल सी चीज है, सिर्फ रिवीजन वाला कॉन्सेप्ट ही है सिर्फ। ये बात भी हमने कर ली। अ फोर्स विल नॉट प्रोड्यूस एनी मोमेंट अबाउट एन एक्सिस इफ इट पासिस थ्रू द एक्सिस। तो अगर फोर्स एक मैं ड्रॉ करूं यहाँ पे इस तरीके से, कि अगर मैं फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करूं और वो मेरे एक्सिस के थ्रू पास हो जाए, देन दिस फोर्स इज नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस अ मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ, ठीक है ना। किसी और एक्सिस के गिर्द मोमेंट प्रोड्यूस कर सकती है सेम फोर्स। तो अगर मैं एक डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम इधर बना दूं, द सेम फोर्स कैन प्रोड्यूस अ मोमेंट अबाउट दिस z2, क्योंकि इसका इसके साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। बट इस z के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं आ रहा। इब्राहिम, गो अहेड एंड आस्क प्लीज। सर एक चीज रिपीट कर दीजिएगा जरा। ओके, अच्छा, जस्ट एक बात सुनो बेटा, अटेंडेंस हम तो सेकंड सेशन में लेते हैं ना, काफी सारे लोग अटेंडेंस लिख रहे हैं। इस सेशन से मैं अटेंडेंस उठाऊंगा नहीं, मैं सेकंड सेशन की चैट से अटेंडेंस उठाता हूँ, तो अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। सेकंड सेशन में लगा दीजिएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई भी फोर्स होगी, द फोर्स नीड्स टू हैव अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस विद द एक्सिस। अगर फोर्स का परपेंडिकुलर एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, वो फोर्स मोमेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकती। मोमेंट के लिए दो चीजें रिक्वायर्ड होती है, इट्स नॉट जस्ट द फोर्स। मोमेंट के लिए यू नीड द फोर्स एंड यू नीड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इनमें से अगर कोई भी एक चीज जीरो है, तो देयर इज एक्चुअली नो मोमेंट। तो अगर आपके पास लेट्स से कि एक्स वाई जी ये है, एंड यू हैव अ फोर्स लाइक दिस व्हिच इज पैरेलल टू द जेड एक्सिस,
तो ये फोर्स जेड के अबाउट कोई मोमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगी। और ये आप सिर्फ अपनी इंट्यूशन से देखें इस रेंच वाली एग्जांपल को। तो अगर मैं इस तरीके से आर्म से फोर्स को पुश कर रहा हूं जैसे केस ए में हो रहा है, तो यू कैन फील that this is going to rotate the wrench. But if you start pulling the wrench, then there is no rotational effect, क्योंकि फोर्स जो है वो इन लाइन है रेंच की लेंथ की। ठीक है, तो सिर्फ ये बात हो रही है यहाँ पे और कोई बात नहीं हो रही। अच्छा, मोमेंट जो होता है फोर्स का, सिंस इट डिपेंड्स ऑन द फोर्स एंड द डिस्टेंस, तो टू फोर्सेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स कैन हैव अ सेम मोमेंट। ये बात भी हम आप तो पहले डेफिनेटली पढ़ चुके होंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर एक फोर्स 20 पाउंड की है, वो 1 फुट के डिस्टेंस पे अप्लाई हो रही है, देन द मोमेंट इज 20 फुट पाउंड। अगर एक फोर्स है 10 पाउंड की, वो 2 फीट के डिस्टेंस पे अप्लाई हो रही है, देन द मोमेंट इज स्टिल 20 फीट पाउंड। सही। तो द मोमेंट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसी वजह से जो लिवर का कॉन्सेप्ट आप लोग पीछे पढ़ के आए हैं अपने हायर सेकेंडरी स्कूल में, उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट इसी चीज पे बेस कर रहा है ना कि द वेट ऑफ दिस स्टोन फॉर एग्जांपल इज वेरी लार्ज कंपेयर टू द फोर्स द गाय कैन अप्लाई, बट यूजिंग अ लिवर ही कैन लिफ्ट दिस थिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इस पॉइंट ऑफ रोटेशन, इसको फलक्रम कहते हैं, स्टोन जो है ना इस पॉइंट ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट जो मोमेंट आर्म बन रहा है वेट का, वो बहुत छोटा है कंपेयर टू द मोमेंट आर्म जो इसके आर्म्स की फोर्स के साथ बन रहा है अलोंग दिस लेवर। सो कितना बड़ा वेट उठा सकते हैं? फॉर एग्जांपल द गाय कैन लिफ्ट, फॉर एग्जांपल द गाय इज प्रोवाइडिंग अ फोर्स, लेट्स से a normal person can lift a weight for let's say around 30 kgs easily। ठीक है, एक 30 kg से ज्यादा के लिए प्रॉब्ली थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी लोग। 30 kg अगर नॉर्मली उठा रहे हैं आप, ठीक है, 30 times 10 becomes 300 न्यूटन। सो लेट्स से अगर मैं 300 न्यूटन की फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, हालांकि डाउनवर्ड फोर्स यूजुअली ज्यादा हो सकती है बिकॉज वो अपने वेट को भी इफेक्ट में ला सकती है। तो अगर लेट्स अज्यूम कि 300 न्यूटन की फोर्स इधर अप्लाई हो रही है, and this distance here from here to here is, let's say this x is 5 times the y, then the guy is able to lift 5 times 300 equal to 1500 newtons of load, assuming के load is fulcrum is liver के perpendicular चल रहा है। इन रियलिटी और ज्यादा होगा। उसकी वजह ये है क्योंकि वेट इस तरीके से एक्ट कर रहा होगा, तो जो ये लेंथ है आपकी, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस d विल बी इवन स्मॉलर। ठीक है, तो ही विल बी एबल टू लिफ्ट इवन मोर लोड देन 1500। ठीक है ना, ये तो सिर्फ एक बेसिक सी एग्जांपल थी लेवर का कॉन्सेप्ट शो करने की। एक और एग्जांपल यही है कि फॉर एग्जांपल आपने एक नेल को पुल करना है फ्रॉम अ वुड, और उसके लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो बहुत ज्यादा है, यू कांट एक्चुअली पुल इट विद योर बेयर हैंड्स। तो व्हाट वी डू, वी फॉर्म अ लीवर। तो इस केस में जो हमारा मोमेंट आर्म Fn का बन रहा है अबाउट पॉइंट O, दैट इज मच स्मॉलर एज कंपेयर टू द मोमेंट आर्म ऑफ द फोर्स ऑफ द हैंड। ठीक है, तो यू आर एबल टू टेक द नेल आउट relatively easily। ठीक है, ज्यादा आसानी से कर सकते हैं कंपेयर टू पुलिंग इट डायरेक्ट। तो सिर्फ ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो मोमेंट डिपेंड्स ऑन द फोर्स एज वेल एज द डिस्टेंस। सही हो गया। देयर इज ऑल्सो अ सेंस ऑफ रोटेशन कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नाउ। अभी तक हम फोर्स की बात करते हुए, हम कहते थे एक फोर्स है एक्स वाई प्लेन में। अगर 2D की अभी हम बात कर रहे हैं, सिर्फ 3D मूवमेंट्स में बाद में जाएंगे, अभी हम 2D मूवमेंट्स की बात करेंगे शुरू में। तो अगर हमारे पास एक फोर्स है जो कि इस तरीके से लग रही है, then the force direction is dependent on this angle theta, with which you can represent the force. So if this is force, you can represent the force as fxi plus fyj. ठीक है, and this is the direction of the force. But moment जो होता है, moment क्या सेंस ऑफ रोटेशन हमारे लिए क्रूशियल होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक फोर्स F जो यहाँ पे शो हो रही है, if this force F is being applied, then how is this force trying to rotate the body? The force is trying to rotate the body in this direction, right? इसको हम टॉप व्यू में देखेंगे तो
इसी चीज का टॉप व्यू नीचे शोन है, तो दिस इज द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ दिस फोर्स। सेंस ऑफ रोटेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज आइदर क्लॉकवाइज एंड आइदर एंटी क्लॉकवाइज, या उसको काउंटर क्लॉकवाइज कहते हैं, ठीक है। ये चीज आपके फिंगरटिप्स में होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स को क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज में भी कंफ्यूजन क्रिएट होती रहती है कुछ अर्से तक। क्लॉकवाइज इज द सेंस जिस जो क्लॉक के हैंड्स होते हैं वो जिससे रोटेट हो रहे होते हैं। दिस सेंस इज द क्लॉकवाइज सेंस, दिस इज द काउंटर क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है। दिस थिंग शुड बी ऑन योर फिंगरटिप, यू शुड नॉट नीड टू थिंक अबाउट दिस, सही। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि फोर्स की सेंस ऑफ रोटेशन क्या बन रही है, मोमेंट की जो सेंस ऑफ रोटेशन बन रही है वो क्लॉकवाइज बन रही है कि काउंटर क्लॉकवाइज बन रही है, सही। मोमेंट जो होता है ना, मोमेंट इज नॉट एक्चुअली अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी में वी से कि द वेक्टर क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड्स एज वेल एज डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो हमने देख लिया, द मैग्नीट्यूड इज एफ डी। व्हाट इज द डायरेक्शन? डायरेक्शन हम निकालते हैं यूजिंग द राइट हैंड रूल। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी फोर्स काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रही है तो यू कर्ल योर हैंड इन अ काउंटर क्लॉकवाइज सेंस। अपनी फिंगर्स को काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में टर्न करते हैं, जो थंब पॉइंट्स टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और थंब की जो डायरेक्शन आ रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मोमेंट। तो मोमेंट का जो वेक्टर बन रहा है वो आपके थंब की तरफ डायरेक्टेड है। एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया, this moment will always be perpendicular to the plane of the force and the distance। जो भी फोर्स और डिस्टेंस की प्लेन फॉर्म हो रही है उसके हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एक्स वाई प्लेन में बात कर रहे हैं ना, तो फॉर एग्जांपल लेट मी मेक अ केस हियर, उससे मैं समझाता हूँ आपको। तो फॉर एग्जांपल इफ दिस इज योर एक्स वाई एक्सिस, दिस इज अ पॉइंट ए, देयर इज अ फोर्स एफ हियर, ठीक। फोर्स एफ का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है वो ये वाला बन रहा है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से। तो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन जो होती है ना, वो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो रही होती है, सही। फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से पॉइंट ए का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला वो आ गया डी, ठीक हो गया। ये प्लेन कौन सी है? दिस डिस्टेंस इज इन द एक्स वाई प्लेन, दिस फोर्स इज इन द एक्स वाई प्लेन। The moment has to be perpendicular to both of these things. The moment in this particular case will be always in the z direction, in the k direction. अगर आपके पास 2D में फोर्सेस और डिस्टेंसेस हैं तो आपका सारा जो सारे मोमेंट्स बनेंगे वो थर्ड एक्सिस के ऊपर बनेंगे। तो अगर आप एक्स वाई प्लेन की बात करें तो आपके सारे मोमेंट्स के डायरेक्शन में, प्लस के में है कि माइनस के में, ये डिपेंड करता है आपकी सेंस ऑफ रोटेशन के ऊपर। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक केस बना लेता हूँ यहाँ पे सिंपल सा, x y z, this is d, is a perpendicular force f, ठीक है। इस फोर्स की जो सेंस ऑफ रोटेशन बन रही है क्या बन रही है? इस अबाउट पॉइंट o फोर्स की सेंस ऑफ रोटेशन बन रही है इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरह से चीज को रोटेट कराने की कोशिश कर रही है। दिस इज द क्लॉकवाइज सेंस। क्लॉकवाइज सेंस, इफ यू कर्ल योर थंब इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आप ट्राई करके भी देख लें। क्लॉकवाइज करने के लिए आपको अपने हाथ को उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप अपने हाथ को उल्टा करेंगे तो द डायरेक्शन ऑफ द मोमेंट इज गोइंग टू कम आउट लाइक दिस, ठीक है। अगर एक और फोर्स ले लें यहाँ पे, दैट फोर्स इज आल्सो इन द एक्स एक्सिस बट द फोर्स इज लाइक दिस। इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है इट इज लाइक दिस, दिस इज d2, दिस इज f2। इस फोर्स की जो सेंस बन रही है that is counter clockwise, sorry, this is also clockwise. So in this case this moment is also going to be acting downward, सही। अगर एक फोर्स में यहाँ पे बना दूं which is like this is still in xy plane, ठीक है। ये xy plane में assume कीजिएगा इसको। let me try to clear this up with a different color। किसी पॉइंट पे समझ नहीं आया तो प्लीज आस्क मी। So this we are drawing this rectangle to show you that we are still talking about a plane, सही। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन ऑफ एक्शन एक्सटेंड करके निकालना पड़ेगा। जब आप लाइन ऑफ एक्शन एक्सटेंड करेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम्स आउट टू बी दिस इज योर d। अब ये जो फोर्स है अबाउट दिस पॉइंट o,
ये सेंस ऑफ रोटेशन जो प्रोड्यूस हो रही है, इसकी ये वाली सेंस ऑफ रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है. इट इज ट्राइंग टू रोटेट इट अबाउट दिस एक्सिस लाइक दिस. So this is the counterclockwise sense. Counterclockwise sense में आपका जो वेक्टर फॉर्म होगा, the vector is going to point upwards. सही? तो ये चीज इम्पोर्टेंट है. इस चीज को आपने अपने जहन में डेवलप करना है कि मोमेंट का जो वेक्टर होता है ये डिस्टेंस और फोर्स की जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होगा. सही? और कैसे निकालेंगे कि अप डायरेक्टेड है कि डाउन डायरेक्टेड है, दैट डिपेंड्स कि वो क्लॉकवाइज है कि वो काउंटर क्लॉकवाइज. ठीक है, सो लेट्स कम बैक टू आवर स्लाइड्स. होपफुली ये वाली सेंस क्लियर हुई होगी. आगे चलते हैं. आप जिस तरीके से फोर्सेस का समेशन करते हैं उस तरीके से आप मोमेंट्स का समेशन भी कर सकते हैं. ठीक, अब इसी चीज को अगर मैं 3D में ड्रॉ करने की कोशिश करूं ना, आपको कुछ एक मैं आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई वन पॉइंट व्हिच विल हेल्प यू. एक मेरे पास आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ 3 फोर्सेस. मे बी दे विल नॉट मैच दिस एग्जैक्टली बट दे विल क्लियर द पॉइंट. एक मोमेंट बन रहा है फोर्स F1 का, एक F2 का, एक F3 का. तीनों फोर्सेस जो हैं वो हमारी XY प्लेन के ऊपर है. तो assume that all 3 forces F1, F2, F3 are in the XY plane. तो तीनों के जो मोमेंट बनेंगे they are going to be in this direction. सही है? तो फॉर एग्जाम्पल, लेकिन ये मैंने उल्टा कर दिया. F1 is clockwise, is counter clockwise directed up है. ठीक है. M2 is counter clockwise directed up. M3 is this one. इसका जो मोमेंट बनेगा ये क्लॉकवाइज होगा तो इट विल बी डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स. ठीक है. अब आपने क्या देखा, हमने इनिशियली बिल्कुल शुरू में जब चैप्टर 2 पढ़े थे बात की थी, वेक्टर्स को हम डायरेक्टली ऐड सिर्फ उस वक्त कर सकते हैं जब उनकी डायरेक्शन, जब उनका एक्सिस सेम हो, है ना. हमने कहा था कि हमारे पास 2 वेक्टर्स है F1 और F2, ये पैरेलल है, हम उनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं. अगर ये किसी एंगल के ऊपर है तो फिर हम इनके कंपोनेंट्स निकालते हैं. हम इनके कंपोनेंट्स निकालते हैं, यानी F1x F2x निकालते हैं. ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हमको ऐड कर सकते हैं. हम F1y F2y निकालते हैं, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हम उनको ऐड कर सकते हैं. तो अगर वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो, पैरेलल हो, तो हम उनको ऐड कर सकते हैं. तो आपको यहाँ क्या नजर आ रहा है, आपके जो मोमेंट के वेक्टर्स हैं दे आर इन द सेम डायरेक्शन. सारे मोमेंट के वेक्टर्स आपके z डायरेक्शन में, तो यू कैन डायरेक्टली ऐड देम. ठीक है. ओके, ठीक है बेटा, नाम भी लिख दो. अगर तुम्हें इशू हो रहा है ना, समबडी हैज रिटन इन द चैट के कोई नेट का इशू हो रहा है, आप अपना नाम लिख दीजिए ताकि आपकी अटेंडेंस, अगर आपकी बाद में डिस्कनेक्ट हो जाए, मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर दूं. ठीक है. आपका जो आपने नाम यूज किया हुआ है 023917 को, आई कांट अंडरस्टैंड दैट हु यू आर. ठीक है. एनीवेज, तो हम M1 M2 M3 को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं. दैट्स द पॉइंट व्हिच आई एम ट्राइंग टू मेक हियर. इसीलिए जब आप मोमेंट्स को ऐड कर रहे होंगे 2D के अंदर, तो यू डू नॉट नीड टू मेक एनी कंपोनेंट्स और सच. आप मोमेंट्स को डायरेक्टली मैग्नीट्यूड ऐड कर सकते हैं, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऐड करने की वजह क्या है कि आपके जो भी मोमेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं सारे z एक्सिस के अलोंग है, तो यू कैन डायरेक्टली ऐड देम. सही. अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ टू एक्चुअली डू दिस समेशन ऑफ मोमेंट्स. ठीक हो गया. कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा तो बेटा मुझसे पूछते रहो. तुम लोग साइलेंट हो जाते हो ना, मुझे पता नहीं चलता कि तुम लोगों को समझ में आ रही है चीज की नहीं समझ में आ रही. ठीक है. आ रहा है सर समझ में. चलो ठीक है. क्लियर है चलो बिल्कुल. ओके ओके गुड है. ये वाले पॉइंट पे आ गए हम. ठीक है. अब हम एग्जाम्पल देख रहे हैं. सिंपल सी एग्जाम्पल है. देयर आर 4 फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम. हमें नेट मोमेंट निकालनी है, समेशन ऑफ द मोमेंट निकालना है अबाउट पॉइंट O. पॉइंट O के अबाउट जो मोमेंट है, इन रियलिटी वो किधर है मोमेंट, वो मोमेंट x और y प्लेन का जो मोमेंट होगा वो z एक्सिस के अबाउट होगा. तो हम z एक्सिस किस डायरेक्शन में होता है, हम x से y की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करते हैं तो हमें z एक्सिस नजर आता है. तो हम अगर दिस इज योर z एक्सिस, x से y की तरफ मैंने सेंस ऑफ रोटेशन प्रोड्यूस की फिंगर से, तो जो मेरा थंब पॉइंट कर रहा है वो z एक्सिस की तरफ कर रहा है. तो दिस हम मोमेंट निकाल रहे हैं z के अबाउट. हम 2D के अंदर बोलेंगे इसको MO, बट in reality what this means is we are talking about the z axis passing through O. सही है. इसका ये मतलब होता है. अब अगर मुझे समेशन MO निकालना है
तो मुझे सबसे पहले ये अज्यूम करना पड़ेगा कि मेरी पॉजिटिव सेंस ऑफ रोटेशन क्या है। बाय डिफॉल्ट हम काउंटर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, हम काउंटर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, दिस इज द स्टैंडर्ड रूल। अगर आपने क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेनी है मेंशन कर दो, दैट डज नॉट मेक योर आंसर इनकरेक्ट। आप मेंशन करते हैं यहाँ पे साथ में कि दिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंस जो है आपने क्लॉकवाइज ली है। अगर आप कोई सेंस मेंशन नहीं करेंगे, इफ यू डोंट मेंशन एनीथिंग, आई एम गोइंग टू अज्यूम कि आप काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहे हैं, विच इज द स्टैंडर्ड रूल एवरीवेयर, ठीक है। ज्यादातर यही रूल लिया जाता है कि हम काउंटर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव अज्यूम कर लेते हैं। तो अब मुझे अगर मोमेंट निकालना है, मुझे हर फोर्स का मोमेंट निकालना पड़ेगा। मोमेंट का फॉर्मूला इज स्टिल एफ डी, ठीक। 50 जो फोर्स है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका फोर्स के 90 डिग्रीज पे होना चाहिए, ठीक है। फोर्स के 90 डिग्रीज पे जो डिस्टेंस आ रहा है दैट इज 2 मीटर्स। डिस्टेंस कहां तक मेजर करना है? पॉइंट ओ तक मेजर करना है, ठीक है। पॉइंट ओ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करना है, सही। तो फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि मैं अपनी फोर्स की लाइन को एक्सटेंड कर दूं। लेट मी जस्ट चेंज द कलर हियर, रेड विल बी विजिबल बेटर हियर। तो अगर मैं अपनी फोर्स की लाइन को एक्सटेंड कर दूं और फिर मैं ओ से उसका डिस्टेंस देखूं, दिस डिस्टेंस, दिस इज व्हाट आई वांट, सही है। सिमिलरली अगर मुझे 20 का देखना पड़ेगा, मैं 20 की लाइन को एक्सटेंड करूंगा और फिर मैं चेक करूंगा कि ये डिस्टेंस क्या है, ठीक हो गया। तो अभी हम अगर 50 मीटर्स में देख रहे हैं तो 50 मीटर्स के लिए हमारा जो डिस्टेंस बन रहा है दैट इज 2 मीटर्स। सर 50, ये आपका लास्ट पॉइंट समझ नहीं आया। ओके, फिर से देखते हैं। राइट, तो ये तो हमारा जेड एक्सिस था। हम ये बोल रहे हैं कि हमें ये चेक करना पड़ेगा हर फोर्स के लिए कि आपके पास उसका परपेंडिकुलर, फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम योर पॉइंट क्या है। आपका पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस क्या है इधर, जिस पॉइंट के बाद मोमेंट निकाल रहे हैं वो ओ है, सही है ना। तो ओ से आपकी फोर्स का क्या डिस्टेंस है वो निकालने के लिए we will need to measure the distance from O to 50 न्यूटन फोर्स परपेंडिकुलर टू 50 न्यूटन। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए आप फोर्स को एक्सटेंड कर दें और फिर O से उस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। एक और एग्जांपल बताता हूं जो कि यहाँ पे है नहीं, बट जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस। तो लेट्स से कि देयर इज अ फोर्स लाइक दिस, सही है। अब इस फोर्स का मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए फ्रॉम O, कैसे निकलेगा? मुझे इस फोर्स की लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा, उसके बाद O से इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। तो दिस डिस्टेंस इज द मोमेंट आर्म ऑफ द फोर्स F। तो इस फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है वो D बन रहा है, सही है। ये सिर्फ समझाने के लिए, अभी हम निकाल नहीं सकते क्योंकि मुझे इस फोर्स के बारे में कुछ नहीं पता, तो मुझे D भी नहीं निकल पाएगा मुझसे, ठीक है। बट दिस इज हाउ वी एक्चुअली मेजर दिस। होपफुली क्लियर हो गया होगा पॉइंट, ठीक है। यस सर, हो गया। सही है। तो अब 50 न्यूटन को जब मैं एक्सटेंड कर रहा हूं तो मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कमिंग आउट टू बी 2 मीटर्स। अब इस फोर्स 50 न्यूटन वाली फोर्स का सेंस ऑफ रोटेशन क्या बन रहा है? 50 न्यूटन वाली फोर्स का सेंस ऑफ रोटेशन बन रहा है इस तरीके से, सही। इट इज ट्राइंग टू रोटेट इट इन द क्लॉकवाइज सेंस। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ये पॉइंट नहीं क्लियर तो उसको थोड़ा सा विजुअलाइज करके देखें। अगर ये फोर्स चीज को रोटेट कराएगी तो वो चीज को इस तरीके से रोटेट कराएगी, है ना। तो दिस इज द सेंस द फोर्स इज गोइंग टू रोटेट अबाउट ओ। ओ के अबाउट रोटेशन देख रहे हैं, जेड एक्सिस जो है ना ओ से पास हो रहा है, उसके अबाउट ये चीज जो है वो क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस करवा रही है, ठीक हो गया। तो क्लॉकवाइज हमारे लिए नेगेटिव है, ठीक है। क्लॉकवाइज हमारे लिए नेगेटिव आ गया। अगली फोर्स को देखें, अगली क्या फोर्स है आपकी? अगली हमारी फोर्स है 60। तो अगर मैं 60 को देखूं, 60 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ से क्या है बेटा, बताओ कोई। सर 3 होगा। 0। 3 क्यों होगा? सर परपेंडिकुलर होगा ना उसके। नहीं नहीं, ओ से डिस्टेंस सर Zero 4 होगा, सर 4 होगा परपेंडिकुलर वो डिस्टेंस। अब देखें, अब सर वो तो हम डिस्टेंस होगा, ओ लेकिन से वो पैरेलल होगा, परपेंडिकुलर तो हाँ 0 होगा ना। हाँ सही कह रहे हैं। देखें हम करते क्या है, हम फोर्स की लाइन को एक्सटेंड करते हैं। हमने 40 का अगर मुझे इस 40 का मेजर करना होता तो मैं क्या करता, मैं 40 की लाइन को एक्सटेंड करता
और O से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करने की कोशिश करता हूँ, तो O से मैं डिस्टेंस मेजर करता हूँ, डिस्टेंस आ जाता कोई ना कोई। अगर मैं इस 60 वाली फोर्स की लाइन को एक्सटेंड करूंगा तो क्या होगा, 60 वाली जो लाइन है दैट इज गोइंग टू पास थ्रू O। हमने इनिशियली एक बात की थी कि जब भी कोई फोर्स अगर एक्सिस से पास होने लगे दैट फोर्स हैज नो मोमेंट अबाउट दैट एक्सिस, ठीक है। तो आपकी 60 न्यूटन वाली जो फोर्स है वो O के थ्रू पास हो रही, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, ठीक है, बिकॉज ये तो O से पास होने लग गई ना। तो अगर मैं O से डिस्टेंस मेजर करने की कोशिश करूंगा इस लाइन का, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन का, तो वो 0 निकल के आएगा। तो 60 न्यूटन इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनी मोमेंट इन दिस पर्टिकुलर केस। इसका मतलब ये नहीं है कि 60 न्यूटन कभी भी मोमेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे एक पॉइंट ए एज्यूम कर सकता हूँ, इस पे भी जेड एक्सिस, इधर भी कोई जेड एक्सिस ड्रॉ हो सकता है, इस पॉइंट ए के अबाउट में सारी फोर्सेस के मोमेंट निकाल सकता हूँ। इन दैट केस 60 न्यूटन इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ मोमेंट। बट जिस मोमेंट की हम अभी बात कर रहे हैं एट ओ, उस मोमेंट के ऊपर इस फोर्स का कोई मोमेंट नहीं। सही है बेटा। अब हम आ गए अपनी दूसरी फोर्स पे। अब 20 न्यूटन वाली फोर्स देखें। 20 न्यूटन वाली जो फोर्स है इसका O से डिस्टेंस ये है, दिस इज द D। व्हाट इज D एग्जैक्टली? D कैसे निकलेगा बताओ कोई? सर 2+2 होगा और फिर नहीं जो नहीं, एंगल है और C को ये डिस्टेंस निकालना है सिर्फ। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस डिस्टेंस है 3 sin 30 3 sin 30, ठीक है, इट्स 3 sin 30। बिकॉज हम सिर्फ ये डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं ना, तो हम ये वाला ट्राइंगल देख रहे हैं, सही है ना। तो इस ट्राइंगल को हम अलग से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि चीज थोड़ी क्लियर हो जाए। तो हम ये वाला ट्राइंगल देख रहे हैं, दिस इज 3, दिस एंगल इज 30 डिग्रीज, so this becomes 3 sin 30 which is equals to 1.5। ठीक हो गया, 1.5 मीटर्स। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? ओके तो सर जो 20 न्यूटन की फोर्स है वो पैरेलल है ना एक्सिस से? एक्सिस कौन सा है? एक्सिस जेड एक्सिस। मोमेंट जेड के अबाउट है बेटा। अगर एक्स वाई में फोर्सेस है ना तो आपका मोमेंट का एक्सिस जेड है, आपने जेड एक्सिस को देखना है मोमेंट निकालने। इसके पैरेलल अगर कोई फोर्स होगी वो नहीं प्रोड्यूस करेगी। तो आपकी फोर्सेस तो एक्स वाई प्लेन में है ना, तो कोई भी फोर्स एक्स के पैरेलल, जेड के पैरेलल नहीं। एक्सिस ऑफ द मोमेंट इज द जेड एक्सिस। अरीज पूछो बेटा। सर ये परपेंडिकुलर का बिल्कुल भी समझ ही नहीं आ रहा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं समझ में आ रहा? जी सर। ओके, लेट्स क्लीन ऑल ऑफ दिस अप, लेट्स रीडू दिस। 40 वाले को देखते हैं, ऐसे समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको अलग करके बनाता हूँ ताकि चीज थोड़ी क्लियर हो जाए। हमारे पास ये एक पॉइंट ओ था, सही, यहां से लेके यहां तक इज 4 मीटर, सो दिस इज 4 मीटर्स। ये जो डिस्टेंस है दिस इज 3 मीटर्स, ठीक है। फोर्स आपकी 40 न्यूटन की लग रही है। ये आपने 40 न्यूटन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम ओ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब कि इस लाइन का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलेगा? आपको परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, जी सर। ठीक है। ये काम करना है ना, तो अब आपको परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है 40 न्यूटन की लाइन के ऊपर फ्रॉम ओ। तो अब हम परपेंडिकुलर के लिए ना डिफरेंट कलर यूज करते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं। तो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड कर देते हैं। उस लाइन ऑफ एक्शन पे अगर मैं ओ से लाइन ड्रॉ करूंगा ना, वो ये वाली लाइन आएगी, पूरी लाइन। दिस इज एट 90 डिग्रीज। मुझे ये पूरी लेंथ चाहिए फ्रॉम हेयर टू हेयर। दिस इज माय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये पॉइंट समझ में आया? जी सर। ठीक है। अब ये मुझे मेजर कैसे करना है? एक पार्ट तो उसका मुझे पता है कि 4 है, प्लस व्हाट, प्लस दिस डिस्टेंस, ये 30 है, तो ये वाली साइड एंगल के साथ वाली साइड है, तो दिस बिकम्स 3 cos 30। यू गेट दिस नाउ? यस सर। सही है। अब सेम काम करें अब 20 के लिए, तो हम 20 के लिए वापस ऊपर वाली फिगर में आ जाते हैं।
20 के लाइन ऑफ एक्शन एक्सटेंड की, तो ये डैश्ड लाइन जो 20 के साथ बन रही है ना, ये है, इसका ओ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये वाला डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस। कलर का मसला है, लेट मी चेंज द कलर अगेन, दिस वोंट वर्क हियर। तो दिस डिस्टेंस हियर इज डी। अब ये डिस्टेंस मैं कैसे मेजर करूंगा? मुझे कहीं ना कहीं से किसी ज्योमेट्री के पैरामीटर से निकालना पड़ेगा ना। ज्योमेट्री के पैरामीटर में मुझे ये वाली साइड गिवन है 3 मीटर्स की एक, और ये वाली साइड डी है, दिस इज डी। तो मुझे 3 को डी से रिलेट कराना है, तो डी इज इक्वल्स टू 3 sin 30। समझ में आया? जी सर। नहीं आया तो फिर अलग से बैठ के इसको देख लेंगे, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिस करें, नहीं समझ आया मुझसे पूछें, डोंट लीव दिस एज इट इज। अच्छा, अब 20 की अगर हम बात कर रहे हैं, 20 की जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है कि काउंटर क्लॉकवाइज है? मुझे बताओ कोई प्लीज। इट इज ट्राइंग टू रोटेट थिंग्स लाइक दिस, राइट? तो इसकी जो सेंस ऑफ रोटेशन बन रही है दैट इज काउंटर क्लॉकवाइज। यू आर एब्सोल्युटली राइट। समझ में आया वाला पॉइंट सबको? अगर किसी को नहीं आया तो उसको विजुलाइज करके देखो अपने फिंगर्स के साथ। अगर आप ओ के अराउंड 20 न्यूटन की रोटेशन प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे ना, तो आपके फिंगर्स कर्ल होंगी इन द काउंटर क्लॉकवाइज सेंस। तो 20 का जो मोमेंट आर्म बन रहा था दैट वाज 3 sin 30। सेंस इज काउंटर क्लॉकवाइज, सो वी टेक इट एज पॉजिटिव। फिर हमारे पास आगे 40 वाला, 40 का डिस्टेंस हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो 40 का डिस्टेंस आ गया 40 इंटू 4 + 3 cos 30। 40 की सेंस ऑफ रोटेशन क्या बन रही है? इट इज क्लॉकवाइज, ठीक है ना? 40 की सेंस ऑफ रोटेशन बन रही है क्लॉकवाइज अबाउट द जेड एक्सिस। ये भी चीज अगर समझ में नहीं आ रही तो उसको फिंगर से विजुलाइज करके देखें। 40 की आपको जो है ना, व्हाट यू विल सी इज, आपको अपने हाथ को उल्टा करना पड़ा करेगा। अगर क्लॉकवाइज सेंस बन रही होगी ना, तो अगर आपका हाथ सीधा रह रहा है दैट्स काउंटर क्लॉकवाइज, बिकॉज जेड एक्सिस तो बाहर की तरफ पॉइंटेड है ना, जेड एक्सिस इज पॉइंटेड आउट ऑफ द स्क्रीन। तो आप इस केस में अगर आप काउंटर क्लॉकवाइज सेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि 20 न्यूटन वाली कर रही है, तो आपका रिस्ट सीधा है, आपका थंब बाहर की तरफ, आपकी तरफ पॉइंटेड है। लेकिन अगर मैं 40 न्यूटन की बात करूंगा तो यू विल हैव टू टर्न योर थंब इनटू द स्क्रीन, यानी आपसे दूर की तरफ पॉइंटेड हो जाएगा आपका थंब। तो आपकी फिंगर्स जो कर्ल हो रही होंगी दे विल बी कर्ल्ड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है? तो 40 इज नेगेटिव हियर, सही। इन सबको हम डायरेक्टली सम कर सकते हैं। क्यों डायरेक्टली सम कर सकते हैं? क्योंकि सारे के सारे जेड एक्सिस के अलाउंग है। जब वेक्टर एक एक्सिस के अलाउंग होते हैं वी कैन डायरेक्टली ऐड देम। तो हमारे पास जो टोटल मोमेंट निकल के आ रहा है दैट इज -334 न्यूटन मीटर। और हम यूजुअली क्या करते हैं, हम इसकी सेंस भी लिखते हैं, तो हम कहते हैं दिस इज 334। एक मिनट वेट कीजिएगा, बस मैं कंप्लीट कर लूँ फिर मैं आपके आंसर क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। This is 334 meters, and since this is negative, we can write this as clockwise. So this is how we give our answers. Okay, the total moment is 334 Newton meter in the clockwise direction. आप पूछे बेटा, I think अली कुछ पूछ रहे थे। सर हम यहाँ पे 40 न्यूटन और 20 न्यूटन का अलग अलग मोमेंटम निकाल रहे हैं, हम क्या रिजल्टेंट फोर्स से निकाल सकते हैं क्या? रेजिस्टेंस फोर्स से बिल्कुल निकाल सकते हैं, उसमें मसला होगा, लेकिन मसला ये होगा उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर डायरेक्टली ड्रॉ करने की कोशिश करूँ ना, लेट मी गो बैक हियर, अगर मैं इधर डायरेक्टली ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ तो दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है? लेट्स कॉल दिस एफ। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए यू विल हैव टू मेजर दिस डिस्टेंस हियर। इसके लिए आपको ज्योमेट्री थोड़ी सी सॉल्व करनी पड़ेगी। आपका ये एंगल निकलेगा थीटा, सेम एंगल विल बी वैलिड हेयर, ठीक है? फिर आपको ये वाली साइड निकालनी पड़ेगी और उसकी हेल्प से यू विल बी एबल टू लुक फॉर दिस। तो हम एक्चुअली उल्टा काम करते हैं। जब हमें 2D में फोर्सेस गिवन होती है ना, और हम यूजुअली क्या करते हैं, हम उनको एक्स और वाई में रिजॉल्व कर लेते हैं। रिजॉल्व करने से हमारे डिस्टेंसेस मेजर करना हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि अगर फोर्स एक्स के अलोंग है ना तो डिस्टेंस वाई के अलोंग होगा, अगर फोर्स वाई के अलोंग है तो डिस्टेंस एक्स के अलोंग होगा। अभी आप ये चीज को नोट करें, एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा है। तो जो फोर्स थी 50 न्यूटन वाली, ये वाई के अलोंग थी, इसका डिस्टेंस 2 मीटर एक्स के अलोंग था।
जो फोर्स 20 न्यूटन थी ये एक्स के अलोंग थी, इसका डिस्टेंस वाई के अलोंग। तो एक्चुअली कंपोनेंट से करना ज्यादा आसान है, ठीक है। ओके सर। सही हो गया। तो ये सवाल हो गया। हमने ये तो बात की थी कि हमारा जो मोमेंट होता है इट्स एक्चुअली अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और जो वेक्टर होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन हैविंग द फोर्स एंड द डिस्टेंस, ठीक। और हमने कहा था कि हमें अगर मोमेंट निकालना है वी कैन सिंपली फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट विद एफ डी, सही। समटाइम्स इट इज नॉट वेरी इजी टू कैलकुलेट द डिस्टेंस डायरेक्टली, ठीक है। जैसे अभी हमने जो एक केस देखा था ना, इस वाले केस में हमने कहा था कि अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकाल लूं, लेट मी रीड्रॉ द रिजल्टेंट टू मेक माय पॉइंट। इसका जो रिजल्टेंट है, इसका अगर मैं रिजल्टेंट एफ आर निकाल लूं, इसका मोमेंट निकालना मेरे लिए विद द स्केलर मेथड इज नॉट इजी बिकॉज इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना मुश्किल है। तो देयर इज अनदर मेथड व्हिच वी कैन यूज, दैट्स द वेक्टर मेथड। वेक्टर मेथड ये होता है कि आप आर क्रॉस एफ कर लेते हैं। आपने करना क्या होता है, आप इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन में, जो इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन अब हमें समझ में प्रॉब्ली आ गई है, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन एक इन्फिनिट लाइन होती है जो कि फोर्स के थ्रू पास हो रही है। इस लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग कोई भी पॉइंट उठा लें, एंड आई डू मीन एनी पॉइंट यू वांट, इट डज नॉट नीड टू बी एट द टेल, इट डज नॉट नीड टू बी एट द हेड। आप ये पॉइंट भी उठा सकते हैं, आप ये पॉइंट भी उठा सकते हैं, आप ये पॉइंट भी उठा सकते हैं, एनी पॉइंट विच इज कन्वीनियंट फॉर यू। द पॉइंट जस्ट नीड्स टू बी इन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। जो भी लाइन बन रही है उस लाइन के ऊपर लाई कर रहा होना चाहिए। अगर मैं इस किसी भी एक पॉइंट का, तो फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली लोकेशन जो है, ये लोकेशन जो मैंने एरो से भी मार्क की है, ये तो मुझे एक्चुअली पता है ना, इसकी मैं लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकता हूँ क्योंकि मुझे अपनी ज्योमेट्री पता है। तो फ्रॉम दिस डिस्टेंस इज 4 और फिर डायगोनल में मैं 3 ट्रेवल कर रहा हूँ। तो मैं अगर इस पॉइंट को मैं लेट्स से पॉइंट ए कहता हूँ, तो मैं पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर निकाल सकता हूँ। जी मोइन पूछे। सर गलती से रेज हो गया था। कोई बात नहीं, कोई बात, ठीक है। तो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। पॉइंट ए का मुझे एक्स में पता है कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 4 + 3 cos 30, और जेड और वाई में जितना ट्रेवल कर रहा है इट्स -3 sin 30। मैं पोजीशन वेक्टर लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इस लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल लूँ, आई कैन सिंपली डू आर क्रॉस एफ। अब क्रॉस प्रोडक्ट आप लोगों ने पढ़े में होंगे, बट हम इसको भी रिवाइज कर लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट लेते कैसे, ठीक है। तो एनी पॉइंट on the line of action of the force, you can take this point, you can take this point। आपके पास फोर्स का वेक्टर होना चाहिए, आपके पास किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होना चाहिए, एंड यू कैन सिंपली डू r क्रॉस f। तो मोमेंट इज ra क्रॉस f, it is also rb क्रॉस f, it is also rc क्रॉस f, they all give the exact same result, ठीक है। तो ये मेथड ज्यादा पावरफुल है। जब भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रही हो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालना है, वी कैन सिंपली डू द वेक्टर मेथड। इसमें किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालें और आर क्रॉस एफ कर दें। तो अभी जो हम बात कर रहे थे ना, वो बात यहाँ पे भी शो है कि अगर एक फोर्स एफ है, उसका मुझे मोमेंट निकालना है, ठीक है। तो अब हमारे पास दिस इज योर एक्स, ठीक है। आपके पास यहाँ कहीं पे, या इसको जो है ना ड्रॉ करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई। तो ये फोर्स जो है ये एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई कर रही है, ठीक है। तो जो आपका मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड अलोंग द जेड एक्सिस, ठीक। तो अगर आपकी फोर्स आपको पता है, उसकी लाइन ऑफ एक्शन आपने आइडेंटिफाई कर ली, उस पर कोई भी पॉइंट आइडेंटिफाई करें एंड कैलकुलेट द पोजिशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट, ठीक है। और आपने सिंपली आर क्रॉस एफ कैलकुलेट करना है, एंड आर क्रॉस एफ इज गोइंग टू गिव यू द रिक्वायर्ड मोमेंट, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट, डू यू रिमेंबर हाउ टू टेक क्रॉस प्रोडक्ट्स? पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है ना, होपफुली पढ़ा होगा, ठीक है। तो बट लेट्स रिवाइज दिस थिंग।
क्रॉस प्रोडक्ट की एक खास बात है, क्रॉस प्रोडक्ट की खास बात ये है कि कोई भी दो वेक्टर्स अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा होता है ना, दो वेक्टर्स का, तो लेट्स से वेक्टर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो ए और बी क्योंकि दो लाइनें हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी अ प्लेन ऑलवेज। ए और बी एक प्लेन फॉर्म कर रहे हैं हमेशा, कोई सी भी दो लाइनें एक प्लेन के अंदर लाई करती हैं। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, सो दिस इज परपेंडिकुलर टू बी एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू ए एज वेल। तो जो भी प्लेन है ना वेक्टर ए और बी की, उसके परपेंडिकुलर होता है हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट की सेंस कैसे निकालती है, अगर आप पहले वाले वेक्टर से दूसरे वाले वेक्टर की तरफ राइट हैंड रूल अप्लाई करें ना, तो आप फिंगर्स को कर्ल करें फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी, देन योर थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सी। तो अगर मैं सेम काम करूं बी क्रॉस ए के लिए, तो अगर मैं बी से ए की तरफ फिंगर्स को कर्ल करूंगा तो मेरे पास माइनस सी के डायरेक्शन, अगर ए क्रॉस बी अगर सी है तो बी क्रॉस ए इज माइनस सी। मैग्नीट्यूड पे क्रॉस प्रोडक्ट की कोई फर्क नहीं पड़ता, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में मैग्नीट्यूड सेम रहता है, डायरेक्शन उल्टी रहती है, ठीक है। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट की जो सेंस की बात आ रही है ना कि हमेशा परपेंडिकुलर होता है, दिस एक्चुअली हेल्प्स अस, बिकॉज हमने ये बात की थी हमारा एक्स वाई जी अगर एक्सिस सिस्टम है, इसमें एक फोर्स है जो कि एक्स वाई प्लेन के अंदर है, एक हमने पॉइंट लेट्स से ए है उसका हमने डिस्टेंस भी निकाल लिया, ये भी एक्स वाई के अंदर है, देन आर ए क्रॉस एफ एक्स वाई विल बी अलोंग द जेड एक्सिस, क्योंकि वो आर के भी परपेंडिकुलर होगी और जेड के भी एफ के भी परपेंडिकुलर होगी, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, सही है ना। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट की बात होती है। अब क्रॉस प्रोडक्ट लेते कैसे, सबसे आसान तरीका जो क्रॉस प्रोडक्ट लेने का वो डिटर्मिनेंट वाला तरीका है। आप लोगों ने ये तरीका पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने मुझे बता दे कोई कुछ दो चार लोग अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आपने क्या पढ़ा हुआ है? पढ़ी हुई है ये चीज, कब पढ़ी है? इंटर में पढ़ी है, पहले पढ़ी कि ठीक है, गुड है, सही हो गया। इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका ये होता है कि आई एम गोइंग टू टेक अ वेरी बेसिक एग्जांपल, उससे प्रूव करते हैं। अगर मुझे लेट्स से मेरे पास एक वेक्टर है 2i + 3j और उसका मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूँ लेट्स से 3i + 4j + 5k के साथ। So the cross product, let's say this is A and this is B, then A cross B becomes, आप पहली रो के अंदर आप डिटर्मिनेंट लिखते हैं, पहली रो के अंदर आप ijk लिखते हैं, फिर दूसरी रो के अंदर आप पहले वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखते हैं, तो पहले वेक्टर से कंपोनेंट्स बन रहे हैं 2 3 0, और फिर तीसरी रो के अंदर आप दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट्स लिख देते हैं, ठीक है। और जब हम इसको ओपन करते हैं तो डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले से ओपन करते हैं, तो डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले से पहले i आ जाएगा और i के लिए this माइनस दिस हो जाएगा, ठीक है। तो 3 × 5 = 15 - 0, पहली टर्म पॉजिटिव होती है, दूसरी नेगेटिव होती है, तीसरी पॉजिटिव होती है, दूसरी नेगेटिव टर्म आई तो -j, 2 × 5 - 0 × 3, तो 10 - 0 प्लस k। अब ये चारों टर्म्स यूज होंगी, तो 2 × 4 is 8 - 3 × 3 which is 9, so this is 15i - 10j - k। होपफुली मैंने अलजेब्रा की कैलकुलेशन की कोई मिस्टेक नहीं की होगी, बट दिस इज हाउ यू एक्चुअली कैलकुलेट द क्रॉस प्रोडक्ट। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है। और भी तरीका होता है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं, वो आप i j k का एक साइकिल बनाते हैं इस तरह करके, कुछ हो सकता है आप लोगों ने वो चीज़ भी पढ़ी हो, बट दैट हैज चांसेस ऑफ अ लॉट मोर एरर्स इन दिस। तो हमेशा कोशिश करें डिटर्मिनेंट वाले मेथड से चीज़ को सॉल्व करें, दिस इज मच मोर मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, चांसेस ऑफ एरर भी काफ़ी कम होते हैं। हमारे केस में पहला वेक्टर जो होगा वो आर वेक्टर होगा, तो आपके पास आर के एक्स वाई जी कॉम्पोनेंट आ रहे हैं और तीसरी रो के अंदर फोर्स के एक्स वाई जी कॉम्पोनेंट आ रहे हैं, तो यू कैन डायरेक्टली जस्ट टेक द डिटर्मिनेंट और जो भी रिजल्ट आएगा वो मोमेंट का वेक्टर बनेगा। अब इस केस में जो मोमेंट निकल के आएगा, अगर आपके लेट से 3 डायमेंशन से बात करें तो मोमेंट के भी एक्स वाई जी कॉम्पोनेंट्स आ सकते हैं। अगर हम 2D में बात करेंगे तो मोमेंट हमेशा के डायरेक्शन में निकल के आएगा, हम देखते हैं अभी इस चीज को, ठीक है। लेकिन अगर हम 3D में बात करेंगे तो मोमेंट का आई कॉम्पोनेंट भी होगा, जे कॉम्पोनेंट भी होगा, के कॉम्पोनेंट भी होगा। तो अगर मुझे टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट चाहिए, तो जिस तरह नॉर्मल वेक्टर का मोमेंट का मैग्नीट्यूड लेते हैं
कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसी तरीके से आप मोमेंट का स्क्वायर भी, मोमेंट का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, बिकॉज मोमेंट इज जस्ट अ कार्टेशियन वेक्टर। सही, तो इसके लिए सर आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। ओके, मैं माइक को बिल्कुल मुंह के पास कर लेता हूँ। चलो, आप सही है, बेहतर है। जी सर। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल से हम देखना क्या चाह रहे हैं कि एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट वाली चीज अप्लाई कैसे होती है, और दूसरी चीज ये देखना चाह रहे हैं कि अगर मैं दो डिफरेंट पॉइंट्स उठाऊं ना लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स में, यानी कि अगर मैं अपनी फोर्स को देखूं, फोर्स हो क्या रहा है, एक ट्रैक्टर से आप एक ट्री को पुल कर रहे हैं ताकि वो ट्री गिर जाए, ठीक है। तो बेसिकली एक केबल है, केबल ए बी, तो दिस इज ए, दिस इज बी, सही है। उसमें एक टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, टेंशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो अगर मैं ट्री के ऊपर चेक करूंगा तो ट्री के ऊपर जो फोर्स लग रही है दैट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ए, सही है, तो फोर्स आ गई। अब फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन जो है, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स एक्सटेंड्स बियॉन्ड द केबल, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होती है, सही। इस लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर मैं कोई भी पॉइंट उठा लूंगा, उस पॉइंट से मैं पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट कर सकता हूं। तो अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास दो पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको मैं यूज कर सकता हूं। एक पॉइंट मेरे पास ए है, तो मैं ए का पोजीशन वेक्टर निकाल सकता हूं। एक पॉइंट बी है, मैं बी का पोजीशन वेक्टर भी निकाल सकता हूं, ठीक। तो ए इज लोकेटेड अलोंग द जेड एक्सिस, ठीक है। तो ए का जो पोजीशन वेक्टर बनेगा, ए का पोजीशन वेक्टर इज सिंपली गोइंग टू बी 12k। ये पॉइंट क्लियर है, ये हम काफी दफा कर चुके हैं चीज। बी तक अगर मुझे आना है, बी में मेरे पास डिस्टेंसेस दो हैं। 12 मीटर का जो डिस्टेंस है ये y के पैरेलल है, और 4 मीटर का जो डिस्टेंस है ये किस चीज के पैरेलल है, ये x के पैरेलल है, ठीक है। तो जो मुझे पॉइंट बी का जो मेरे पास पोजीशन वेक्टर बनेगा, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर इज गोइंग टू बी हाउ मच, मुझे बताओ बेटा, क्या आएगा, क्या आ रहा है पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर? x में डिस्टेंस 4 है और y में डिस्टेंस 4i, हाँ सर y में 12 है, 4i 12k प्लस के नेगेटिव दोनों प्लस 12, राइट, दोनों पॉजिटिव है, क्योंकि आप x में भी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और y में भी आप पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, है ना, तो दोनों पॉजिटिव है, सही है। तो अब हमारे पास बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि हम दो डिफरेंट पोजीशन वेक्टर्स के साथ काम कर सकते हैं। हम आर ए के साथ भी काम कर सकते हैं, हम आर बी के साथ भी काम कर सकते हैं, सही। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी फोर्स का वेक्टर बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम आर क्रॉस एफ करना चाह रहे हैं ना। अब फोर्स का वेक्टर बनाना है, फोर्स के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो पोजीशन वेक्टर फॉर्मुलेशन यूज होगी। पोजीशन वेक्टर फॉर्मुलेशन कैसे अप्लाई होगी इस केस में, हमें फोर्स का वेक्टर बनाना है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड इज 2, फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स बी फ्रॉम ए, तो यू बी रिलेटिव टू ए, और यू बी रिलेटिव टू ए इज इक्वल्स टू आर बी रिलेटिव टू ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अरीज बेटा पूछिए। सर आपने लास्ट क्वेश्चन करवाया उसमें पोजीशन वेक्टर्स अप्लाई नहीं करे, वो डिफरेंट था थोड़ा, जो एग्जांपल बताई आपने। जी जी, जो अभी हमने एग्जांपल कराई थी ना, वो स्केलर फॉर्मुलेशन। देखो दोनों तरीके से काम हो सकता है, काम स्केलर से भी हो सकता है, काम वेक्टर से भी हो सकता है। कुछ केसेस में आपको वेक्टर्स यूज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसकी वजह यह है कि आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपसे नहीं निकाला जाता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाला केस ही उठाऊं, ठीक है, अब इस केस में आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स का कैसे निकालोगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना आपके लिए मसला हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस फोर्स का, ठीक है, इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज समवेयर हेयर, ये 90 डिग्री के ऊपर होगा, और ये डिस्टेंस 3D के अंदर एक प्लेन बन रही है उसमें आ रहा है, तो ये डिस्टेंस निकालना हमारे लिए आसान नहीं है, तो ये हमें एक्चुअली तंग करेगा। तो जब भी स्केलर वाला मेथड हमें मुश्किल लग रहा हो ना, जब उसमें हमारे लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस निकालने का मसला हो, उस वक्त फिर हम वेक्टर वाले मेथड पे जंप कर जाते हैं, सही है। कुछ लोग इनफैक्ट प्रेफर करते हैं वेक्टर मेथड, बिकॉज इसमें चांसेस ऑफ एरर बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि इसमें आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस को खुद से अज्यूम नहीं करना, नेगेटिव पॉजिटिव। आपने पोजीशन वेक्टर बनाना है, आपने फोर्स वेक्टर बनाना है, और आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, आंसर खुद ब खुद नेगेटिव और पॉजिटिव निकल के आता है,
सही। तो हम फोर्स के ऊपर आ रहे थे, फोर्स वेक्टर अब आपको बनाना आना चाहिए, अगर नहीं आता तो गो एंड प्रैक्टिस दिस थिंग। यूनिट वेक्टर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स बी फ्रॉम ए, बुक इसको ए बी लिखती है, ठीक है, हम ये बात कर चुके हैं। आर बी रिलेटिव टू ए इज गोइंग टू बी आर बी माइनस आर ए। आर बी भी हमारे पास है, आर ए भी हमारे पास है, हम पूरी चीज को सॉल्व कर सकते हैं। मैं भी पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, मैं अभी आपको फोर्स का वेक्टर दिखा दूंगा। तो फोर्स का वेक्टर जो हमारे पास आएगा वो हम निकाल सकते हैं। तो अब हमारे पास दो पोजीशन वेक्टर्स ऑलरेडी हैं, आर ए का पोजीशन वेक्टर भी है, आर बी का पोजीशन वेक्टर भी है। वी कैन यूज ईदर वन टू कैलकुलेट द मोमेंट। तो लेट्स सी है, तो हमारे पास अभी ये वाला काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। फोर्स का वेक्टर मैंने डायरेक्टली बुक से उठा लिया, आई एम नॉट रिपीटिंग द एंटायर थिंग। तो ये जो पूरी चीज है अंदर वाली, दिस थिंग हियर, दिस थिंग इज यू बी रिलेटिव टू ए। सही है, इसको प्लीज चेक कीजिएगा वेदर यू आर कंफर्टेबल विद दिस, नहीं तो इसकी प्रैक्टिस करें। फोर्स आ गई, आर भी आ गया। अगला काम हमारा क्या है, अब हमें एक्चुअली वी जस्ट नीड टू गो एंड कैलकुलेट द मोमेंट, ठीक है। मोमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मोमेंट निकालना है अबाउट पॉइंट ओ, और हम अब वेक्टर फॉर्म में निकालना है। वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे, लेट्स डू इट विद ए फर्स्ट। अगर मैं आर ए क्रॉस एफ करूंगा तो दिस बिकम्स, पहली रो के अंदर हम लिखते हैं आई जे के, दूसरी रो के अंदर हम लिखते हैं आर को, तो 0 0 12, तीसरी रो के अंदर हम लिखते हैं अपनी फोर्स को। तो हमारी फोर्स जो आ रही है दैट इज 0.4588 1.376 माइनस 1.376, ठीक हो गया। प्लग इन कर दिया, इसको सॉल्व करते हैं। आई के साथ जब सॉल्व किया तो दिस माइनस दिस, ठीक है। तो 0 माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाय 1.376, तो 0 माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाय 1.376, ठीक है। माइनस जे के साथ क्या हो रहा है, ये 0 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 1.376 के साथ, माइनस करा रहे हैं 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.4588, ठीक है। तो 0 माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.4588 प्लस के, अगेन ये माइनस दिस, तो दिस बिकम्स के, के इज 0 फर्स्ट, ठीक है, के में कुछ भी नहीं। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे, व्हाट यू विल फाइंड इज द रिजल्ट कम्स आउट टू बी माइनस 16.5, ये मैंने लिखा हुआ है अपने पास अलग से करके, माइनस 16.5 आई प्लस 5.51 जे, और इसके यूनिट वही होते हैं जो कि आपकी सिस्टम चलता हुआ आ रहा है। तो आपका फोर्स जो है वो किलो न्यूटन के अंदर थी, ठीक है, और आपका डिस्टेंसेस जो थे वो मीटर में थे, तो इसके यूनिट आएंगे किलो न्यूटन मीटर। इसमें कोई मसला तो नहीं है बेटा? सही है। तो वेरी क्विकली आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू कि दिस द सेम थिंग यू कैन डू विद आर बी एज वेल। तो आर बी के साथ भी हम सेम काम कर सकते हैं। तो हम आर बी के साथ करेंगे, तो आर बी के लिए हमें जो आर बी की क्वांटिटीज आ रही हैं दैट्स 4 12 0 0.4588 1.376 minus 1.376 0, you can solve the entire thing again। तो I के साथ आएगा 12 multiplied by minus 1.376 minus 0 minus j, 4 multiplied by minus 1.376 minus 0 plus k, k के अंदर आ रहा है 4 multiplied by 1.376 minus 12 multiplied by 0.4588. What you are going to find is that this thing actually cancels out. So the answer to this problem is still going to be the same, minus 16.5 plus 5.51 J किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। आपका जो भी आप आर यूज कर लें, यू
यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट कि आप आर यूज कर रहे हैं कोई तो उसकी वजह से आपका आंसर चेंज हो जाएगा, आपका आंसर सेम रहेगा। ठीक है, आप आर ए यूज करें, आर बी यूज करें, आप बीच में कोई और पॉइंट निकाल लें इफ यू वांट, अगर ज्यादा मुश्किल करना है सवाल को, आप यहाँ पे एक पॉइंट निकाल के इसके लिए सॉल्व कर दें, इट डजंट रियली चेंज एनीथिंग, आपके पास सेम मोमेंट निकल के आएगा। ठीक, तो दिस वाज इट, लेट्स स्टॉप हियर। मैंने आप लोगों के तकरीबन कुछ टाइम एक्स्ट्रा ही ले लिया, तो होपफुली दिस पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, अब इसके आगे हम चीज़ को सिर्फ जो है ना, अब हम क्वेश्चंस करने शुरू करेंगे, जिसमें हम अब अप्लाई करना शुरू करेंगे अपनी टेक्निक्स को। कोई क्वेश्चन है, अगर क्लास नहीं है तो आई एम हेयर, यू कैन आस्क मी, अदरवाइज यू आर फ्री टू लीव अगर आपने अटेंडेंस लिख दी है। अरीस, गो अहेड। सर आउट ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है। पूछो बेटा, देखते हैं, अगर मुझे आता होगा तो कोशिश करूंगा बताना। नहीं सर वैसी है सर, ये रमजान टाइमिंग्स बता दें आप क्लास की। अच्छा, रमजान टाइमिंग के लिए ना तुम लोगों के साथ अभी पूरा टाइम टेबल शेयर हो जाएगा। ठीक है, वो टाइम टेबल में यूजुअली क्लास का टाइम थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं। अभी 50 मिनट्स की क्लास होती है ना, तो दैट वुड बी रिड्यूस टू अराउंड 40 मिनट्स, और पूरा नया टाइम टेबल बनेगा, सारी क्लासेस श्रिंक डाउन होंगी। सही, और वो तुम लोगों के पास, जी सर सही है। तुम लोगों के साथ सब कुछ शेयर हो जाएगा पूरा, जिस तरह पहले टाइम टेबल शेयर हुआ था, नया टाइम टेबल शेयर हो जाएगा वीकेंड पे प्रॉब्ली ना। उसके हिसाब से हम कम्युनिकेट कर भी लेंगे फेसबुक पे या व्हाट्सएप ग्रुप। सही है, सही है। ओके जी और कुछ? सर मिड्स का कुछ पता है? मिड्स अगले हफ्ते तो नहीं हो रहे एक्चुअली, द मिड्स वीक वाज नेक्स्ट वीक, तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो आई है, ये आई है कि एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट वीक देयर इज नो मिड टर्म एग्जाम्स। ठीक, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर अ वर्डिक्ट बाय HEC एंड PEC के वो लोग इस पे कोई स्टैंड ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। अभी तक स्टेटमेंट ये है कि देयर इज नथिंग पर्टिकुलर फ्रॉम देम, तो अभी मिड टर्म इसी वजह से डिले हो गया क्योंकि कोई आगे से हमारे पास कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। ठीक है, तो अभी अगले हफ्ते तो मिड नहीं हो रहे, अगला हफ्ता एक्चुअली मिड का वीक था, लेकिन अगले हफ्ते नॉर्मल क्लासेस कंटिन्यू होंगे। ओके सर। ठीक है, तो Okay, लेट्स स्टॉप हियर। ठीक, और कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे आप वैसे कम्युनिकेट कर लें, अलग से कोशिश करें सवालों को सॉल्व करके देखें। पीछे वाली चैप्टर की वीडियो जरूर देख लीजिएगा, अपलोडेड है, उसको छोड़िएगा नहीं। दैट्स इट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।